उस यूनिट में आपके दो चैप्टर रह गए, एक जनांकीय और एक मानव विकास। उस दोनों में डाटा बहुत है, इसीलिए उसको जब क्लासेस लग जाएंगी, जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब करेंगे। आप यूनिट नंबर 2 जो है आपकी मानव बस्तियाँ, वो कंप्लीट कर लेना। बहुत छोटी सी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही समझ में आ जाएगी, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें इतना समझाने लायक कोई ज़्यादा आंकड़े नहीं है, डाटा नहीं है, लेकिन आप इजीली कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मानव बस्तियाँ क्या है। मानव बस्तियों का क्या अर्थ होता है? मानव बस्तियों का अर्थ है, मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मानव बस्ती क्या है, ठीक है। तो मानव बस्ती का अर्थ है, मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह। आप लोग देखते हैं सिंपल, एक अगर आप शहर को देखें, गांव को देखें, तो उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग आकार के घर बने होते हैं, और उन घरों के समूह को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो उन्हें बोला जाता है मानव बस्ती। शब्द कुछ और है लेकिन मायने कुछ और है, तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस करो, बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मानव बस्तियां क्या हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि मानव बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मानव बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कि मानव बस्तियों के अंदर जो आकार है, मानव बस्तियों का जो आकार है, जैसे आप पढ़ोगे अर्धगुच्छित, गुच्छित, वो आगे आएंगी। उदाहरण के तौर पर गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, तो कई तरह की आपकी बस्तियां हो सकती हैं। महानगर, ये सभी यही सभी बस्तियां हैं। तो याद रखना कि मानव बस्तियों का जो आकार है या मानव बस्ती की डेफिनेशन जो आप दोगे वो क्या है, उसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह। या मानव बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे गुच्छित और अर्धगुच्छित। उसके बाद इसी में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे, अगर आपके पास पूरा मानव बस्तियां लिखना आ जाए कि मानव बस्तियां 3 मार्क्स में आप लिखो। उसके बाद मानव बस्ती एक पल्ली से लेकर महानगर के आकार तक की हो सकती है। महानगर के आकार तक की हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पल्ली का मतलब एक छोटी सी ढाणी। अगर आप देखो पल्ली कैसे डिफाइन करोगे आप, मान लो ये घर आगे आगे आएगा आपका, ये मान लो एक विलेज है, ये विलेज है, या सिंपल बताऊं, एक विलेज है पाली, तो विलेज पाली हुआ, और उस पाली के साथ जो छोटी ढाणी है पाली ढाणी, वो क्या कहलाएगी, पल्ली। ये बात याद रखो, इन्हीं को पल्ली कहा जाता है। जो साथ में छोटी छोटी गांव से अलग अलग निकलकर ढानियां बन जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, पल्ली बोला जाता है। तो वो एक पल्ली छोटे से आकार से होकर महानगर के आकार तक की भी हो सकती है। तो ये बात याद रखें, विलेज है, विलेज के साथ आप क्या बोलोगे, पल्ली, ठीक है। और विलेज को ही गुच्छित कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मानव बस्तियों के आकार के अनुसार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बदल जाती हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि अगर आप देखोगे कि मानव बस्तियों का आकार देखोगे, देखो सिंपल सी एक बात बताऊं, अगर गांव में आप देखो तो गांव में बड़ा खुलापन होता है, उसका आकार छोटा है। लेकिन अगर आप शहर में चले जाओ तो यही बात हम कर रहे हैं कि मानव बस्तियों के आकार के अनुसार सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बदल जाती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से देखोगे तो शहर बहुत सुदृढ़ होते हैं। सिंपल सी एक बात कहूं कि गांव है और एक क्या है, सिटी है। तो यहां पर समाज और यहां पर समाज, दोनों में क्या है, फर्क है। ठीक है, तो दोनों ही समाजों में फर्क है। अगर मैं शहर के समाज की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति इतना अच्छे से बाहर डील नहीं करता, बाहर मिलता जुलता नहीं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में सभी लोग इकट्ठा बैठते हैं, सभी इकट्ठे बैठकर बात करते हैं। तो ये इसी चरण के तहत चौथा पॉइंट था कि मानव बस्तियों के आकार के अनुसार ही सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बदल जाती हैं। उसके बाद बस्तियां बहुत ही अधिक खुली भी हो सकती हैं। बस्तियों का आकार बहुत खुला भी हो सकता है, और बस्तियां बहुत संकीर्ण भी हो सकती हैं, ये पॉइंट भी याद रखिए। बस्तियों का आकार जो है बहुत ही खुला भी हो सकता है। अगर विलेज की बात करोगे तो खुला होने में विलेज आ जाएगा, और अगर संकीर्ण की बात करोगे तो सिटीज आ जाएंगी। तो ये सभी मानव बस्तियां हैं, क्योंकि मानव बस्तियों का अर्थ यही है कि एक आकार और प्रकार के घर जिसमें लोग रहते हैं उसे बोला जाता है मानव बस्तियां। उसी डेफिनेशन से आप समझ लें कि क्या हो सकता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गांव और शहर की डेफिनेशन। गांव से एक ऐसी बस्ती जिसमें पोषण के लिए लोग कृषि पर आधारित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी बस्ती या गांव भी क्या कहलाएगी, एक ऐसी छोटी बस्ती जिसमें पोषण के लिए लोग किस पर होते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं, या लोग कृषि पर और प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होते हैं। उसे विशेषकृत क्या बोला जाता है, गांव। एक ऐसी छोटी बस्ती जिसमें पोषण के लिए लोग किस पर निर्भर कर रहे हैं, कृषि पर। ये तो गांव हो गया। अगर मैं सिटी की बात करूं तो क्या होगा, एक ऐसी बड़ी बस्ती जिसमें पोषण के लिए लोग किस पर निर्भर रहेंगे, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर। ये बात याद रखें, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर। ये बात बिल्कुल सिंपल है। देखो, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो चीजें कृषि पर आधारित होती हैं। कृषि पर मत्स्य पालन हो गया, भेड़ फार्मिंग हो गया, ठीक है, और जितना भी आप भेड़ पालन देखोगे वो सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं देखोगे तो विनिर्माण जो उद्योग होते हैं, जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, उन्हें द्वितीयक क्रियाकलाप बोला जाता है। और तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, जो हमारा सेवा सेक्टर है, संचार हो गया, हमारी बस हो गई, रोडवेज हो गई, हमारी ट्रेन हो गई, वो सारी तृतीयक क्रियाओं पर है। तो बड़ी सिटी में जो लोग हैं वो इस पर निर्भर करते हैं, या बड़ी बस्तियों में, अर्थात आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो डेफिनेशन वहां पर है उसको वैसे भी
लिख सकते हो। तो गांव और सिटी, ये विशेषकृत दोनों के अंदर डिफरेंस है कि गांव क्या होता है, एक ऐसी छोटी बस्ती है जिसमें पोषण के लिए लोग कृषि पर आधारित होते हैं, और बड़ी बस्तियों में लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर आधारित होते हैं। तो दोनों को अच्छे से कर लें आप कि क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है, तो अब आप दो तरह की बस्तियों में, आप ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, नगरीय बस्ती, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो ग्रामीण बस्ती में जो पोषण है, पोषण के लिए मनुष्य कृषि पर आधारित होता है, कृषि पर आधारित होता है, और इसमें पोषण के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर आधारित होता है, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरे पॉइंट को मैं समझा दूं। नगरीय बस्ती, देखो नगरीय बस्ती में अगर आप सिंपल समझोगे तो वो क्या है कि नगरीय बस्ती एक नोड का काम करती है। किसका काम करती है भाई? नगरीय बस्ती एक नोड का काम करती है जो नगर के लोगों का भरण पोषण करती है या भरण पोषण करता है, या नगर के लोगों को रोजगार देता है। साथ ही साथ जो पश्चय भूमि या गांव, उसमें भी पश्चय भूमि मतलब याद रखिए, मान लो ये सिटी है तो सिटी के आसपास के जितने गांव होते हैं, ये गांव 1, गांव 2, गांव 3, गांव 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन सबको पश्चय गांव बोला जाता है, जो उसकी सीमाओं से लगा होता है। मतलब जो इस शहर की सीमा से जो चीज लगी हुई है उसे पश्चय बोला जाएगा। तो नगर के लोगों को भी रोजगार देता है अगर नगरीय बस्ती देखोगे, और पश्चय भूमि या गांव को भी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कराती हैं। तो ये बात याद रखें कि नगरीय बस्ती एक नोड के रूप में काम करती है। नगर के लोगों को तो आधारभूत सुविधाएं देती है, साथ में किसको? जो पश्चय भूमि या गांव को भी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कराती है। तो इसको आप अच्छे से लिख ले नगरीय बस्ती को। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है सामाजिक रूप से गांव के लोग कम गतिशील होते हैं। वही जो हमने पीछे पढ़ा कि समाज के अंदर भी जो गांव है या जो बस्तियां हैं उनका आकार फर्क डालता है। उसी तरीके से जो सामाजिक रूप से गांव के लोग जो हैं वो कम गतिशील होते हैं, और इसी में दूसरा पॉइंट लिखोगे कि नगरीय बस्ती वाले क्या होते हैं? अधिक गतिशील होते हैं। तो आई होप ये बड़ा आसान सा टॉपिक है और बड़ा अच्छे से आप एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे तो शुरुआती पेज पर आपको चीज़ें सभी समझ में आ जाएंगी कि नगरीय बस्ती क्या है और ग्रामीण बस्तियाँ क्या हैं। इसके बाद हमें तय करना है या हमें पढ़ना है ग्रामीण बस्तियों को, और फिर उसके बाद पढ़ना है नगरीय बस्तियों को। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नगरीय बस्तियों पर। तो ग्रामीण बस्तियों में पोषण के लिए जो मनुष्य है वो कृषि पर आधारित होता है। सामाजिक रूप से गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत ही कम गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होती हैं। नगरीय बस्ती जो है वो एक नोड का कार्य करती हैं। सारी आधारभूत सुविधाएं वो शहर को तो देती हैं, और साथ में जो उससे पाश्चय गांव हैं उनको भी वो अपनी सुविधाएं प्राप्त कराती हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहें।